सर हम सलाइवरी ग्लैंड पढ़ रहे थे। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैत्री। सर हमने आखिरी सलाइवरी कर लिया था शायद, सलाइवा इज लाइसोजाइम आपने लिखा था। सर ठीक है, तो हमने स्लाइवरी ग्लैंड में रिप्लाई करा था तो हमने स्लाइवरी ग्लैंड कर लिया था, है ना। अब उसके आगे नेक्स्ट ग्लैंड करते हैं। बाकी जितना मॉर्फोलॉजिकल पार्ट था और एनाटॉमिकल पार्ट था वो हम लोगों ने कर लिया था। तो स्लाइवरी ग्लैंड मैंने आपको करवा दिया था, स्लाइवरी ग्लैंड मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, अब आते हैं दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड में। ठीक, अब देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसका डायग्राम अवेलेबल होगा ठीक होगा, वरना जिसका नहीं होगा मैं खुद ड्रॉ करके बताऊंगा। और आपको जब भी आंसर लिखना होगा तो ऐसे ही लिखना होगा जैसे मैं आपको नोट्स बनवाते जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, आई थिंक आई मस्ट हैव डायग्राम ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। gastric gland, we have good diagram of gastric gland. देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, तो हमारे स्टमक की जो वॉल होती है ना, स्टमक वॉल, तो स्टमक वॉल में इस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है जो अंदर की तरफ धसी हुई होती है, मतलब इम्प्रेग्नेटेड होती है अंदर की तरफ। देखो दे आर संकन स्ट्रक्चर। ये माइक्रोफोन भैया बंद कर दो, इसका भी ऑन हो। देखो तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये हमारा स्टमक वाला पार्ट हो गया, ऐसे कुछ हमारा स्टमक वाला पार्ट है ना, और ये शेप। और तो स्टमक वाले पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जिसकी वॉल है ये काफी मोटी है, तो इस वॉल में अंदर की तरफ इस तरह से ग्लैंड्स पाई जाती है जिनको अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होते हैं। आप ये गैस्ट्रिक जूस को यहाँ पे अंदर की तरफ पोर आउट करती है, ठीक है, जिससे कि जो गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं, दिस इज सरफेस म्यूकोसा सेल। तो ये म्यूकोसा की, ये म्यूकस की जो सेल होती हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, ये जितनी भी सेल्स होती हैं जो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती हैं, ये जिनसे बनी होती हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो पहली बात आप जान लीजिए कि हमारी बॉडी की एक्सटर्नल या इंटरनल जितनी भी कवरिंग होती है, तो इंटरनल या एक्सटर्नल जो कवरिंग होती हैं वो बनी हुई होती है एपिथेलियल सेल की। एपिथेलियल सेल में भी जो सिक्रीशन का पर्टिकुलर काम करती हैं या एक्सक्रीशन का काम करती हैं, वो सेल एक्चुअली होती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल, तो जितने भी ये बनी होंगी सब ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल की मिलकर के बनी होंगी। अच्छा मिराज, वी आर इनटू एनिमल फिजियोलॉजी, राइट। सो एनिमल फिजियोलॉजी में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन में ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट किया है, एंड वी आर इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेशन। तो ह्यूमन डाइजेशन में ह्यूमन की ग्लैंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड जितनी होती हैं, और इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोग पढ़ क्या पा रहे हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में पर्टिकुलर ग्लैंड का फंक्शन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली पढ़ लिया है और उसकी एनाटॉमी भी पढ़ ली है। ठीक है, क्लियर।
सो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा क्योंकि यू आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जहाँ पे नहीं समझ में आए मेरे को बताना। न्यू टॉपिक से आप समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए तो मैं ये बता रहा था, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल की बनी होती है, और इन्हीं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल में ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पाई जाती हैं। अब ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड में अलग अलग तरह की सेल पाई जाती है। हर सेल का जो सिक्रीशन है मटेरियल सिक्रीट करने वाला, तो वो अलग अलग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सरफेस जो म्यूकस सेल है, म्यूकस सेल म्यूसिन सिक्रीट करती है। ये एक तरह का एल्कलाइन फ्लूइड है, ये जेल की तरह होता है, ये सब्सटेंस जेल की तरह होता है ना। दूसरा क्या होता है, म्यूकस, ये म्यूकस नेक सेल्स हो गई है ना, ये भी यही काम करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती है। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पराइटल सेल्स है। पराइटल सेल्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पिंक पिंक कलर की है, पराइटल सेल्स जो होती हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं, दे सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, दे आर अ टाइप ऑफ हार्मोन which induce the secretion of any other kind of hormone enzymes, right? तो जितने एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम को कब सिक्रीट होना है कब नहीं सिक्रीट होना, तो उनको हमने इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे कहा। इसके साथ में आप देख पा रहे हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, ये पेप्सिनोजन और लाइपेज का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है, पेप्सिनोजन। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, तो यहाँ पर ये क्या करती हैं, पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती है। पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिनोजन पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है ना। मैंने आपको बताया हुआ था कि जिनके आखिरी में लग जाता है ना, तो ये इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। तो पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है ना। तो यहाँ पे देखिए पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती हैं, लाइपेज का सिक्रीशन करती हैं। इसके साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा, ये प्रोरेनिन का सिक्रीशन करती हैं। प्रोरेनिन क्या है, ये रेनिन का प्रो फॉर्म है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म है। ये रेनिन क्या होता है, रेनिन छोटे बच्चों में मिल्क के डाइजेशन का फंक्शन करता है, ठीक है। और क्या सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक एमाइलेज को सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक एमाइलेज। ये मैं सब चीफ सेल के फंक्शन बता रहा हूं। और साथ में गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्रोपेप्सिनोजन और लाइपेज के अलावा गैस प्रोरेनिन का काम फंक्शन ये प्रोरेनिन लिख लेंगे और गैस्ट्रिक एमाइलेज लिख लेंगे। साथ में यहाँ पे जी सेल आपको दे रखी है। ये जी सेल जो है ना, जिनको आप गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, गैस्ट्रिक सेल बोलते हैं, जी सेल जो होती हैं दे इंड्यूस गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक तरह के हार्मोन्स होते हैं, ये इन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। समझ आया? अच्छा, यहाँ पर जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है पैराइटल सेल, इन्हीं को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। These parietal cells are also known as auxantic cell। मैं लिख देता हूँ, auxantic cell दिखाई दे रहा है ना। तो parietal cell और we call them auxantic cell, they secrete HCl। सर आपने रेनिन का क्या फंक्शन बताया था अभी? क्या रेनिन, वो मैं सबका फंक्शन लिखा देता हूँ, इसको जल्दी से नोट करो पहले, जल्दी से। सेम डायग्राम। सर ये इसका ऐसा डायग्राम क्यों है, मतलब ये कहीं स्पेसिफिक जगह का डायग्राम है क्या? अरे बेटा हमने बताया ना, तुम समझ नहीं पा रही हो। समझो, ये जो भावनाएं मैं व्यक्त कर रहा था इनका यही मतलब है। देखो ये जो स्टमक है ना, इसको कट किया, ये पार्ट को अपन, ये पार्ट जो कट किया ना, ये समझ आया, ये आप समझ आए? अच्छा, यस सर। ये है। अब ये क्या करेगा, ये तो देखो ना, यहाँ से हार्मोन से सब यहाँ रिलीज कर देंगे, ये अपने हार्मोन्स को यहाँ पे पोर आउट करेगा, ये पोर आउट होकर के बाहर निकलेगा। तो वही मैंने बताया, ये पोर आउट करके बाहर। आप समझ आया ना एकदम से? यस सर। दिस इज माउथ ऑफ ग्लैंड। सर बताइए जी। सर आप एक बार ऑक्जेंटिक सेल फिर से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं पूरी करा देता हूँ। माउथ ऑफ ग्लैंड, देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सरफेस म्यूकस सेल है, मतलब ऊपर की तरफ जो म्यूकस सेल है, ये म्यूसिन सिक्रीट करती है। ये एक तरह का एल्कलाइन फ्लूइड जेल की तरह होता है। म्यूकस नेक सेल्स है ना, ये म्यूसिन और एसिडिक फ्लूइड सिक्रीट करती है, मतलब म्यूकस ही सिक्रीट करती है। भी पैराइटल सेल्स को हम ऑक्जेंटिक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल एक्सियल सिक्रीट करने का काम करती है, ठीक है। चीफ सेल है, चीफ सेल क्या है, ये नीचे की तरफ जो चीफ सेल्स है,
चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती हैं, लाइपोइज को सिक्रीट करती हैं, ठीक है, प्रोरेनिन को सिक्रीट करती हैं और गैस्ट्रिक एमाइलेज सिक्रीट करती हैं। और यहाँ पर जी सेल जो होती है वो गैस्ट्रिन सिक्रीट करने का, ठीक। यस। और देखो ये जो पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल है, थोड़ा इनको ऐसे बनाना, बताता हूं मैं कैसे बनाना है। ये पीछे की तरफ थोड़ा निकली हुई होती है ऐसे, बाकी सेल के कंपैरिजन में ये ज्यादा अंदर की तरफ ऐसे प्रिंटेड है। ये सर हम्म, सर जैसे इनका शेप है तो इनको क्रिप्ट कह सकते हैं। क्या? हाँ कह सकते हैं, जैसे क्रिप्ट ऑफ लिब्रखुन, है ना? हाँ सर वही मिलाई हाँ वाली। बिल्कुल, हाँ क्रिप्ट कह सकते हैं। क्रिप्ट का मतलब भी होता है। सर वो अपने बाहर क्या बनाया, फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं कि वो आपने बनाया क्या? ये बेटा ऑक्जेंटिक सेल इस तरह की होती है। ये जो डायग्राम है ना, ये एक्चुअल में बढ़िया डायग्राम नहीं है, मतलब एक्चुअल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ऑक्जेंटिक सेल का शेप ऐसा होता है, इसमें दे रखा जैसा से वैसा नहीं होता, ऐसा होता है। ओके सर। ऑक्जेंटिक सेल ऐसी होती है, ऐसी। सर जो आपने वो स्टमक का डायग्राम बनाया उसमें ये ग्लैंड्स अंदर को है ना। हाँ ग्लैंड्स बाहर, मतलब ये दो दो लेयर के बीच में होती है ना। अच्छा तो आपने सेकंड लेयर नहीं बनाई बाहर वाली। सेकंड लेयर नहीं बना लो, सेकंड लेयर मोटा सा बना लो, एक लेयर, उसी में आप समझो। सर और जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है इन्हें म्यूकोसा बनाती है ना। कौन सा गैस्ट्रिक ग्लैंड? क्या? सर म्यूकोसा फॉर्म करती है ना इनको। हाँ म्यूकोसा फॉर्म करती है। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट करना स्टार्ट किया जाए। यस। चलिए अब नोट करना स्टार्ट करते हैं। कौन सा नया वाला बच्चा? मिराज समझ में आया कुछ? थोड़ा बड़ा कुछ समझ आया? देखो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो ग्रेट, अगर आप थोड़ा सा समझ में आ गए तो फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या है कि इसमें नोट करना शुरू कीजिए। फर्स्ट, gastric gland have three type of major cells. Gastric glands have three type of major cells. Gastric gland have three type of major cells. ठीक है? First, chief cells. First, chief cells ये वाली chief cells और पेप्टिक सेल्स। अब देखो डायग्राम का मैं हिस्सा मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ आता रहे। चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स। तो सबसे पहले चीफ सेल, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पेप्टिक सेल्स। फंक्शन क्या होता है चीफ सेल या पेप्टिक सेल का? तो सबसे पहले चीफ सेल क्या होता है, एक मिनट। चीफ सेल या इन्हीं को हम कहते हैं पेप्टिक सेल। अब देखो चीफ या पेप्टिक सेल का फंक्शन नोट करना शुरू कीजिए। दे सीक्रेट सॉरी गैस्ट्रिक amylase. They secrete gastric
amylase. which digest carbohydrate. Next point, gastric lipase. Next वाला, ये वाला होगा. Gastric lipase contribute little in gastric lipase contribute. तो देखो लाइपेज का काम क्या होता है? फैट को डाइजेस्ट करना. Gastric lipase contribute lipid in fat digestion. Little in fat digestion. सर एक बार repeat कर दीजिए. Gastric lipase. सर वहां से नहीं सर, वो आपने जो लिपिड क्या बोला आपने? कहाँ से? contribute little. Contribute little. Gastric lipase contribute little in digestion of fat. ओके Little in digestion of fat. तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है फैट का डाइजेशन का काम करता है, ठीक है ना. गैस्ट्रिक एमाइलेज, ये मैंने आपको बताया. अगर आप ऐसे भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो. कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का काम करता है ना. फिर नेक्स्ट जो है प्रोरेनिन, तो नोट करेंगे प्रोरेनिन. अब प्रो क्या है? प्रोरेनिन. तो नोट करेंगे प्रोरेनिन is secreted in young mammal. It is not secreted in adult. हम में आप पे नहीं होता होगा. It is not secreted in adult. Its function is to digest milk protein. अब मैं आपको एक दिन बता रहा था आपको कि चीज कैसे बनता है. अगर आपको ये पता लग जाएगा तो आप खाओगे नहीं. एक्चुअली चीज क्या होता है, तो आपने देखा कि जो प्रोरेनिन है, मतलब प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है. जब ये बाहर निकल करके आता है और एसिडिक मीडियम पाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है. रेनिन को निकाल लेते हैं, जो काप्स होते हैं, बछड़े होते हैं, उनके स्टमक से रेनिन निकालते हैं. रेनिन की टेबलेट बनाते हैं, उनको रेनेट टेबलेट बोलते हैं. वो रेनेट टेबलेट जब तक न डाली जाए तब तक चीज बनता नहीं है. तो चीज को बनाने के लिए जो रेनेट टेबलेट आती है मार्केट में, वो रेनेट टेबलेट एक्चुअली काप्स जो होते हैं ना, या तो जो स्लॉटर हो जाते हैं उनके स्टमक से निकालते हैं, या नॉर्मली भी निकाल सकते हैं. सर किनके स्टमक से? हाँ, किनके स्टमक से? काप्स बछड़े जो होते हैं, गाय भैंस के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके. ओके. क्योंकि यंग मैमल्स में निकलते हैं, एडल्ट्स में तो निकलते ही नहीं है. रेनिन पाया नहीं जाता. तो वो रेनेट टेबलेट यही से हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट. तो आपने क्या बोला, वो चीज बनाने के लिए यूज होते हैं? हाँ, चीज बनाने के लिए रेनेट टेबलेट लगती है. तो देखना, उसका इतने अबंडेंस में कैसा आता है? मतलब चीज तो बहुत सारा मिलता है ना मार्केट में. तो भाई साहब बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है. बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है. ठीक है, इसीलिए मैं चीज नहीं खाता हूं. अब नेक्स्ट, ऑक्जेंटिक सेल, दे सीक्रेट ऑक्जेंटिक सेल. तो लेकिन चीज तो घर में बन जाता है, उसका क्या? लीगल, ये लीगल क्यों है? क्यों लीगल क्यों नहीं होगा मैत्री? एनिमल हस्बेंड्री क्या है? यूजफुल यूज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर के लिए. ठीक है सर आपने ये बोला ना उनके पेट से निकालते हैं. हाँ, पेट से निकालते हैं. सर तो उनको बेहोश नहीं करते होंगे, डायरेक्ट मार देते होंगे ना? जो स्लॉटर एनिमल होते हैं उन्हीं से निकाल लेते होंगे. सर तो ये चीज तो एक नेसेसिटी नहीं है. लाइक नॉन वेजिटेरियंस का हम समझ सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, मीट की और ये वाले प्रोटीन्स का जरूरत होती है. मत सर, लेकिन ये चीज की ऐसी कोई नेसेसिटी तो थी नहीं.
हाँ नेसेसिटी नहीं है बट फूडिंग लाइफस्टाइल है ऐसा, तो ये तो कितना सर ये ये चीज illegal- से लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगी अगर हम उनके पेट उखाड़ने बंद कर देंगे तो लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगी। अब आई डोंट नो यार, लेकिन मतलब बट इट हैपेंस, कुछ तो मतलब रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना। तुम ये देखो ना सर इतने सारे एनिमल मारे जाते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई यार, इतने सारे एनिमल स्लॉटर किए जाते हैं, ये तो बहुत सर छोटी। हाँ सर वो सब तो ठीक है सर, लेकिन फिर भी सर ऐसे नेसेसिटी नहीं है तो नहीं मारना चाहिए ना। मतलब एक हद तक हमारे यहाँ का मतलब बीफ भी अगर एक्सपोर्ट होता भी है तो सर, इंपोर्ट सॉरी, होता भी है तो सर वो एक अमाउंट में होता है ना सर, तो ये वाली की नेसेसिटी तो है नहीं। हाँ, लेकिन जो स्लॉटर एनिमल है उन्हीं से नहीं, अब वो तो ये बोलेंगे स्लॉटर एनिमल से निकालते हैं। सर वो स्लॉटर एनिमल तो डिसाइडेड पहले से अलग से होंगे ना। हाँ पहले से होते हैं, हाँ तो सर लाइसेंसेड होते ये हैं। चीज की कोई ऐसी जरूरत थी कि उनको और मारना चाहिए था। इतना रेनेट निकल आता होगा, जितने एनिमल स्लॉटर होते हैं ना उनसे इतना रेनेट निकल आता होगा कि हमें एक्स्ट्रा अलग से नहीं निकालना पड़ता होगा किसी पेट में इंजेक्शन डाल के, समझे। और सर अच्छा जो पनीर हम घर में बनाते हैं उसका क्या? वो तो मतलब कॉटन चीज होता है, वो कॉटेज चीज होता है, कॉटेज चीज तो बैक्टीरिया से बनता है, वो रेनेट से नहीं बनता है। ये सर। ठीक है, नोट करो, कॉटेज चीज बैक्टीरिया से बनता है, और वो भी बैक्टीरिया से बनता है जो वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसको ये कहते हैं ना जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, स्विस चीज, वो भी इस बैक्टीरिया से बनता है। नोट करो, म्यूकस सेल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट, सर म्यूकस सेल्स, हाँ सर आप ऑक्जेंटिक सेल का लिखवा रहे थे। वो लिखा ना, ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट HCl, दैट्स इट, ओके सर। ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट HCl। ये नेक्स्ट, सेकंड टाइप ऑफ सेल है सर, ये ऑक्जेंटिक आती है। हाँ आपने बोला 3 मेजर सेल है तो ये सेकंड में ऑक्जेंटिक आएगा। हाँ सेकंड में ऑक्जेंटिक है, राइट, सेकंड में ऑक्जेंटिक, तो सेकंड है ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल दे सीक्रेट HCl। थर्ड में आते हैं म्यूकस सेल, म्यूकस सेल they are present throughout the epithelium of gastric gland, they are present throughout epithelium of gastric gland, they secrete mucus which prevent, सर एपिथेलियम mucus cell are present throughout epithelium, throughout epithelium of gastric gland, they secrete mucus, they secrete mucus which protect stomach wall from HCl। अब HCl बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो HCl क्या करता है, सर HCl, हाँ सर दे सीक्रेट म्यूकस फ्रॉम, क्या बोला आपने? they secrete mucus throughout epithelium of gastric gland। सर नहीं, वो स्टमक बोला आपने। हाँ वही, अरे वो मैंने ये बोला कि वो स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम HCl, ये बोला मैंने, ओके सर। म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। अब देखो यहां पर क्या है, जो HCl की pH वैल्यू ये कितनी होती है, मुझे कौन बताएगा, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ HCl इन स्टमक? 1.8 1.8, ऑलमोस्ट सही बताया। देखो हमारे स्टमक में जो pH वैल्यू होती है HCl की pH वैल्यू होती है 1.5 से लेकर के 2.5 तक हो सकती है, ठीक है, तो नोट करेंगे, द गैस्ट्रिक जूस हैव pH वैल्यू 1.5, सर आप रिपीट कीजिए। gastric juice
have pH value 1.5 to 2.5 in adult and in infant pH value is 5.0. ठीक है? Yes, sir. Next point. Pepsinogen and prorenin. Pepsinogen and prorenin are two proenzyme or inactive enzyme. Proenzyme or inactive enzyme. सर प्रोएंजाइम रहती है और इनएक्टिव एंजाइम. इनएक्टिव एंजाइम. प्रोएंजाइम का मतलब ही होता है इनएक्टिव एंजाइम. प्रोएंजाइम और inactive enzyme are secreted by these gland. ठीक है? अब देखिए, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखता हूं कौन बताता है क्वेश्चन. नोट करके लिखें. हमारी बॉडी में टोटल कितने ऑर्गन हैं? क्विक, बिना देखे बताओ गूगल से. द नंबर ऑफ ऑर्गन इन आवर बॉडी राइट नाउ. अभी तक 78 ऑर्गन हमारी बॉडी में मौजूद थे. रिसेंटली 79th ऑर्गन खोजा गया है. ये जो 79th ऑर्गन है, इसका नाम है मिजेंट्री. मिजेंट्री एक न्यू ऑर्गन है. ये एब्डोमेन और इंटेस्टाइन. सो मिजेंट्री हमारा एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमेन और इंटेस्टाइन के बीच का ऑर्गन है. इंटेस्टाइन ये रिसेंटली खोजा गया है. अभी तक इसका फंक्शन नहीं पता है, लेकिन इट हैज ऑलरेडी बीन कंसीडर्ड 79th ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. तो याद रखिएगा, करंटली वी हैव 79 ऑर्गन वेयर मिजेंट्री इज द न्यू ऑर्गन. और इसकी एग्जैक्ट सिचुएशन कहां पे है? दैट इज बिटवीन एब्डोमेन, मींस ये जो हमारा गैस्ट्रिक वाला पार्ट था, और वहां से जो यू जे शेप जो पार्ट है, जहां से इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है, तो उस पार्ट में. ठीक है ना? इसका फंक्शन क्या है? भैया वो मुझे पता होता तो मुझे नोबेल प्राइज मुझे ही मिलता इस बार का. मैंने Okay. बताया ना तुमको, इसका फंक्शन नहीं खोजा गया अभी तक. ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, लिवर. तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए लिवर. नेक्स्ट हेडिंग डालो जल्दी से, लिवर. सर ये मिसेंट्री पाया कहाँ जाता है, वो क्या लिखा था आपने? एब्डोमिनल. एब्डोमेन और इंटेस्टाइन के बीच में बेटा. देखो, ओके सर. ये हमारा स्टमक था, ये ऐसी मूर्ति है, जे शेप स्ट्रक्चर है ना? एग्जैक्टली ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे ऑर्गन सिचुएटेड. सर जो आपने सर तो ये ऑर्गन होने का सर, वो आपने जो फंक्शन बताया था, जैसे एक बॉडी पार्ट ऑर्गन तभी बनता है ना जब कोई वो स्पेसिफिक क्वालिफाई करता है कुछ, तो फिर ये क्वालिफाई. वो साइंटिस्टों का अपना क्राइटेरिया होगा कि पर्टिकुलर कौन सा क्राइटेरिया में इसको फॉलो होना चाहिए, तब हम उसको ऑर्गन कहेंगे. तो डेफिनेटली वो क्राइटेरिया फॉलो कर रहा होगा, तभी उसको ऑर्गन कंसीडर कर लिया. इंटरनेशनल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ने ऑर्गन कंसीडर कर लिया इसको. सर ये अभी क्यों डिस्कवर हुआ सर? इसको तो पहले हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि क्या कहते हैं, हमारे नॉर्मल कॉलेजेस में तो मतलब ऑर्गन्स तो होते ही हैं. मतलब क्या बोल रहे? सर मैं बोल रही हूँ
अब मैं आपको कैसे बताऊं सर, कॉलेजेस में सर ये अभी क्यों डिस्कवर हुआ है, मतलब इसको पहले से मतलब ये पहला पार्ट था कि नहीं था कि अभी समझ में आया है? अरे भाई, डिस्कवरी तो हमेशा उस चीज की होती है जो अभी तक नहीं खोजी गई। तुम बताओ डिस्कवरी क्या है? सर अगर वो ऐसा भी तो सकता ना कि प्रोसेस चल रही थी उसको नेम करने की, फिर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड, रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। ऐसा हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था, और अभी भी हमें इसका फंक्शन नहीं पता है। साइंटिस्ट आर कंटिन्यू डिस्कवरिंग इट। ठीक है, अब सर हाँ सर जो अभी आपने पीएच की वैल्यू बताई 1.5 to 2.5 सर, तो वो मतलब नॉर्मली होता है ना? और जो पेप्सिन को मतलब जो पेप्सिन के लिए जो ऑप्टिमल होता है वो तो 1 हो जाता है सर, दोनों चीजों में डिफरेंस है ना? ना, समझा नहीं, समझे, फिर से क्या क्या? सर जो अभी आपने पीएच की वैल्यू बताई 1.5 to 2.5, और हाँ सर ये बुक में दे रखी है 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, तो दोनों चीज में डिफरेंस है क्या? नहीं, देखो ना, एक्चुअली क्या है कि जो 1.8 स्पेसिफिक हो गई है ना, लेकिन तुम्हें भी पता है कि हमारी बॉडी में जो पीएच वैल्यू और बाकी चीजें होती हैं वो वेरी करती हैं, है ना, वो तो रेंज होती है ना, है। तो टेम्परेचर जैसे हम आइडियली पढ़ते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज आइडियल, बट दैट कीप ऑन वेरी। तो ये इसकी रेंज है, और इस रेंज में ही, इसी के बीच में प्रोपेप्सिनेजन 1.8 एक पर्टिकुलर पीएच में ही आके जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं। ये इसका मतलब। ओके सर। अब देखो लिवर में देखो, ये जो हमारा पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, बेटा इसको बनाना तो पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, और हालांकि इसमें कुछ डायग्राम में है नहीं कुछ खास। सर आपका कोई डायग्राम नहीं है ऐसा क्या मेरा कि डायग्राम? आप व्हाट्सएप पे भेज दो? व्हाट्सएप पे अभी फोटो किसके भेज देता हूँ, मतलब देयर इज नथिंग, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भेज देता हूँ। भेज क्या देता हूँ, मैं बना देता हूँ ना, देखो ना उसमें क्या है, देखो कुछ नहीं करना तुम्हें। ये एक लोब बनाओ, ठीक है, ऐसे करके ये वाला जो लोब बना हुआ है, राइट, एक ये लोब हमने बना लिया। दूसरा इसी के साथ में सेकंड लोब आप ऐसे बनाओ। बायोलॉजी के बच्चों डायग्राम बनाने एकदम झटके में बनने चाहिए, एकदम सेकंडों में। अलग झपकते बायोलॉजी वाले बच्चे डायग्राम बना देते हैं। सर बना लिया। अरे गुड, शाबाश। सर ऐसे बना लिया सर। आप फिर इतना क्यों सोच रहे हो? ये देखो, ऐसे किया, और गॉल ब्लैडर इसी के साथ में ऐसे लटका दो, आधा अंदर आधा बाहर। और इसी से एक इधर निकाल दो, ये हो गया पैंक्रियास वाला पार्ट, है ना, ये पैंक्रियास वाला पार्ट हो गया। और ये हिपैटो पैंक्रेटिक एम्पुला है। हिपैटो पैंक्रेटिक एम्पुला जाकर के अब ये खुलती है इस वाले पार्ट में, जिस वाले पार्ट में खुलती है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। दैट्स इट, हो गया काम। और ये आगे जाके स्टमक में जुड़ जाता है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया, देखिए ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये लिवर में हो गया, है ना। और लिवर का ये वाला राइट लोब हो गया, ठीक है। ये हिपैटो पैंक्रेटिक, देखो डक्ट का मतलब होता है पाइप, ठीक है, डक्ट मींस पाइप, ट्यूब। सर राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा है? ये वाला जो पार्ट है, दिस इज राइट पार्ट, राइट लोब, एंड दिस इज लेफ्ट लोब, ठीक है, ये लेफ्ट लोब। सर हाँ सर ये गॉल ब्लैडर अंदर बना है, मतलब बाहर ही बना हुआ है? गॉल ब्लैडर एक्चुअली क्या आधा अंदर धसा हुआ होता है, आधा बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, ऐसा है। तो गॉल ब्लैडर इसमें फ्यूज होता है, 50% फ्यूज होता है, 50% बाहर बल्ज आउट होता है ना। सर फ्यूज मतलब जॉइंट? हाँ, अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है इसके, ये बाहर नहीं, अलग से नहीं होता है। सर मतलब अगर इसको ऑपरेशन हुआ तो लिवर को भी टच करना पड़ेगा? हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल। ओके सर। और अब यहीं से ये लिवर के अंदर से ये जो पाइप निकलती है, अब देखो गॉल ब्लैडर का अब हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं बचा है। पहले हमारे इंसेस्टर में इसका कुछ फंक्शन हुआ करता था। तो ऐसा मानते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या करता रहा होगा, जब हम आप एनिमल थे, रॉ फ्लैश खाते थे, तो इस रॉ फ्लैश को डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर का कुछ फंक्शन रहा होगा। धीरे धीरे ह्यूमंस की जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ।
हमने फायर का इन्वेंशन किया और खाने को पका के खाना शुरू कर दिया। जब हमने फूड को कुक करके खाना शुरू कर दिया तो उसकी वजह से हमारा जो फीडिंग बिहेवियर था वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे गॉल ब्लैडर का फंक्शन खत्म हो गया, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। नाउ वी डू नॉट हैव एनी स्पेशल फंक्शन। गॉल ब्लैडर करता क्या है, लिवर से निकलने वाला जो एंजाइम है उसको आप बाइल जूस कहते हैं। तो ये बाइल जूस जो होता है, इस बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, स्टोर करने के बाद अचानक से इसको पोर आउट करता है यहाँ पे। ये हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला है, ये डोडेनम वाले पार्ट पे जाकर के मिलती है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। ये वाला पार्ट आपका एम्पुला हो गया, हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला। मैंने डायग्राम में आपको बताया भी था, है ना। और सर ये क्या कहते हैं, बाइल को स्टोर करते हैं, उसमें कोई कुछ ऐड करता है क्या, कोई सिक्रीशन? हाँ ना भाई, कुछ भी ऐड नहीं करता है। तो ये बाइल का मतलब स्टोरेज, लिवर खुद में के लिए स्टोर कर लेता है बाइल को? बाइल लिवर स्टोर कहाँ से करेगा भाई, बताना। अच्छा, स्टोर करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए लिवर के पास। सर हाँ सर ये बाइल सिर्फ मतलब एक्स्ट्रा डाइजेशन के लिए होता है ना, बाइल नहीं, सॉरी बाइल डक्ट नहीं सर, बाइल के जो सॉल्ट्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो सिर्फ एक्स्ट्रा होते हैं ना। ना भाई, एक्स्ट्रा कहाँ होते हैं, फैट का डाइजेशन तो बाइल जूस ही कर सकता है। बाइल जूस नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन ही नहीं होगा। सर डाइजेशन, सर मतलब आप यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डाइजेशन की बात कर रहे हैं? ना भैया, मैं क्योंकि डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं डाइजेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो डाइजेशन ही नहीं होगा बाइल और सॉल्ट के। सर वो दो क्या कहते हैं, राइट और लेफ्ट लोब के बीच में क्या है वो कुछ नहीं है, वो मतलब दोनों वो मसल्स होती हैं जिनके हेल्प से जुड़ा होता है राइट और लेफ्ट लोब, ठीक है। अब देखिए, ये आपकी बाइल डक्ट हो गई, है ना, और ये आपके पैंक्रेटिक डक्ट हो गई। ये पैंक्रेटिक डक्ट जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बस वही समझो। ये बॉडी ऑफ पैंक्रियाज हो गया, ठीक है, और ये ड्यूडेनम वाला पार्ट हो गया, और ये पैम्पुला मैंने आपको बता दिया। तो अब देखो क्या होता है, चलिए नोट कीजिए। लिवर, सर एक बार एम्पुला होता क्या, ये बता दीजिए। ये ना एम्पुला, ये लिखा तो है। सर जैसे कानों में भी तो एम्पुला होता है, तो मतलब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। सर जैसे ईयर्स में भी तो एम्पुला होता है ना सर, तो ये एम्पुला का मतलब क्या होता है? भैया एम्पुला का मतलब क्या होता है, इस तरह का दिखने वाला कोई भी पाइप, चोंगे जैसा, दिस इज कॉल्ड एम्पुला। सर किसके जैसा? चोंगा क्या होता है सर? ये बनाया तो मैंने ऊपर, ये नहीं सर, आपने वैसा क्या बोला? चोंगे के जैसा, चोंगे के जैसा। हाँ सर, वो क्या होता है सर? वो बर्थडे में अपने सर पे लगाते हो ना, जैसे जोकर लगाते हैं जो। सर वो कौन कैप? हाँ, कोनिकल फॉर्म में होता है उसी को, ठीक है। सर उसको दिल्ली में ये चोंगा कहते हैं। चोंगा कहते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ठीक, यस सर, डन। हाँ तो अब देखो, नोट करो, लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड। सर रॉ फ्लैश क्या लिखा है आपने, वो लिखना क्या है? ये रॉ फ्लैश को डाइजेस्ट करने का फंक्शन करता रहा होगा गॉल ब्लैडर, हमारे एंसेस्टर्स ने। मैंने बताया ना कि अपेंडिक्स का फंक्शन क्या रहा होगा, मैंने बताया था सेलुलोज का डाइजेशन करता रहा होगा। वैसे गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या रहा होगा जब ये फंक्शनल रहा होगा, तो रॉ फ्लैश को डाइजेस्ट करने का काम करता रहा होगा। तो सर अब तो इसका फंक्शन नहीं है। अब देखो, कच्चा मांस कौन खाता है बताना जरा। नहीं सर, कोई नहीं खाता। तो फिर कहाँ से काम करेगा? हाँ, तो सर इसे वेस्टिजियल ऑर्गन में क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि इसका कंप्लीट फंक्शन नहीं खत्म हुआ है, पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ है, ठीक है। इसमें एक काम बचा हुआ है, ये क्या करता है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे इसकी पीएच वैल्यू में चेंज होता है बाइल के, तो ये बाइल को स्टोर करता है। अगर इसको हटा दिया जाता है तो इंसान के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका रेट ऑफ डाइजेशन स्लो हो जाता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी मरेगा नहीं, कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी, इसलिए इसको हम वेस्टिजियल में कंप्लीटली नहीं रखते हैं। सर सर अगर कोई अभी कच्चा मांस खा लेगा, अगर सपोज खा लेगा, तो सर ये गॉल ब्लैडर काम करेगा? करेगा दीवान, कैसे करेगा भाई मैत्री, ऐसे अचानक से थोड़ा एवोल्यूशन अचानक से थोड़ा ना हो जाता है सर उसके अंदर वो एंजाइम, वो जगह, वो फंक्शन तो होगा ही। वो सब बेकार हो गया, वो कहाँ से काम करेगा भाई? सर तो ये फिर बेकार है, तो फिर ये काम बस बाइल सॉल्ट का बनाना करता है। ये मैंने फिर बोला भाई, ये कुछ नहीं बनाता है, ये सिर्फ स्टोर करने का काम करता है, स्टोर करता है, कंसंट्रेट करता है, बनाता कुछ भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं करता। सर अगर ये स्टोर मतलब अगर ये नहीं होगा, तो स्टोर नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो डायरेक्टली जाएगा, ऐसा होता है, लोगों का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है,
तो धीरे धीरे करके स्लोली जाता है, जिससे डाइजेशन का रेट स्लो हो जाता है लोगों में। ओके मैं यही तो बता रहा था थोड़ी देर पहले। सर, तुम वो ध्यान समझ से गया। सुनती नहीं हो मुझे। नहीं सर, मैं अच्छे से सुनती हूँ सर। तब हाँ खासफेल बोलो। सर अगर किसी बच्चे को अभी अभी जो पैदा हुआ उसका कई उसको रॉ फ्लैश खिला खिला के उसका गॉल ब्लैडर को वापस फंक्शनल बना सकते हैं? यस सर। हे प्रभु तुम सर लोग, कई जनरेशन तक। यार भैया एक बात बताओ, हाँ जी। अगर तुम गुफाओं में रहने लगोगे केव में, तो क्या तुम होमोसेपियंस हो जाओगे क्या? हैं? तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो कि किसी आदमी को अगर हिमालय में छोड़ दिया जाए तो फिर बाद में जाओगे तो जैसे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन तब वैसे हो जाएंगे। एक मिनट सर, फिनलैंड के लोग सर स्नेक्स की स्किन खाते हैं, जो कि पॉइजनस भी होती है और बहुत ही ज्यादा सेलुलोज होता है उसमें, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सर उनकी जनरेशंस खा रही है तो हाँ वो डाइजेस्ट कर सकते हैं सर, तो ये भी तो एग्जांपल हुआ। एडेप्टेशन और एवोल्यूशन में मैत्री फर्क है। हम लोग 11th में हम लोग पढ़ेंगे 12th में। देयर इज अ डिफरेंस इन एडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। देयर इज सर ये लॉट्स हर ऑफ। चीज सर 12th में ही क्यों है सर? ह्यूमन डिजीज भी 12th में है, सुनो ये सुनो भी सुनो 12th में है। ये नहीं सुनो तो, तुम लोगों ने 10th में ध्यान से नहीं पढ़ा है। 10th में एक टॉपिक है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। उसमें लिखा है कि एडवांसमेंट शुड नॉट बी, जाना 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 जरा चैप्टर का आखिरी पैरा आप एनसीईआरटी में पढ़ना। उसमें लिखा है एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द एवोल्यूशन। समझे? सर तो ये लाइन लिख के छोड़ दिया होगा सर, एक्सप्लेन थोड़ा ना करा होगा। तुमने पढ़ा नहीं ध्यान से, ये कहो। सर कौन सा चैप्टर सर, नाम बताइए। चैप्टर नंबर 9 या 10 है मेंडल वाला। जेनेटिक्स नहीं एंड सर, एवोल्यूशन। वो नेम। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। हाँ वही हेरिडिटी एंड सर एवोल्यूशन। सर हाँ हो बोलो। सकता है ना सर कई जनरेशन तक उसको रॉ फ्लैश खिलाते रहे तो? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जिस बच्चे को आप रॉ फ्लेश खिला रहे हो मर जाएगा थोड़ी दिन बाद, ज्यादा दिन नहीं चलेगा वो, ये भी बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है दोस्त। सर लिमिटेड अमाउंट में खिलाए तो फिर तो हो ही सकता है ना, मतलब और जनरेशन सर मतलब 100-200 साल तक उसके आगे आने वाली पीढ़ी सबको गलत करते हैं। तुम लोग एवोल्यूशन को मजाक समझते हो क्या? डार्विन ने पूरी जिंदगी दे दी यार, मतलब ये कोई खेल समझ रहे हो तुम लोग? ऐसा थोड़ा, चलो पढ़ो। तुम लोग कुछ भी पूछते हो यार, हैं? ये वाइल्ड आइडियाज लाते अगर कहाँ ऐसा से? हो गया तो सर सर ऐसा होता है सर, फिनलैंड में जो लोग खाते हैं सर वो हम नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल भी एक स्पून नहीं खा सकते हम। मैत्री वो एडेप्टेशन है, वो एडेप्टेशन है, समझे? कैसे अडेप्टेशन सर? ये तो बिल्कुल एवोल्यूशन तो हुआ नहीं सर, मतलब वो कैरी कर रहे हैं ना, जैसे उनके उनके बहुत डिसेंडेंट्स और एंसेस्टर्स भी खाते ही थे तो वो अभी भी खा रहे हैं सर, तो उनमें कुछ नया नहीं है, लेकिन सर हम खाना नहीं खाए, मतलब सॉरी, मतलब वो नहीं खाए, मतलब तो हमारे अंदर अब वो सेलुलोज डाइजेस्ट होंगे नहीं। मैत्री एक बात, तुमको क्या लगता है कि अगर हम फीडिंग हैबिट चेंज कर दें तो हमारे जो अंदर एंजाइम निकलते हैं वो एंजाइम बनना बंद हो जाएंगे या कुछ और एंजाइम निकलना शुरू हो जाएंगे? तुम्हें नहीं लगता है सर, कि जो एकदम लिस्ट से नहीं तुम्हें होगा, लगता वही है तो मैं बोल रही हूँ। तुम्हें लगता है कि जो लिस्ट ऑफ एंजाइम है वो लिस्ट ऑफ एंजाइम में कोई एंजाइम बढ़ जाएगा या घट जाएगा? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एक्चुअली। ठीक है, और ये 1000 ऑफ जनरेशन तक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगी। अगर हमारे क्लाइमेट में या चीजों में चेंज होता रहे तो आफ्टर 1000 ऑफ जनरेशन देयर माइट बी चांसेस कि अपेंडिक्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाए, गॉल ब्लैडर दोबारा से एक्टिवेट, बट दैट विल हैपन ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यस सर मैंने यही कहा था। नॉट इवन सिंगल 1000 ईयर। 1000 साल में भी ऐसा नहीं होगा। 10,000 20,000 ईयर्स आफ्टर दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि सर ऐसा। तो फिर इसको तो सर खानदानों का रूल बनाना होगा सर, कि अभी आज हम खाना शुरू करें तो हमारे आगे भी खाना होगा जनरेशन को। चुप करो, लिखो। सर एक ऐसा क्वेश्चन था कि ऐसा बोला जाता है कि वो वापस जो इसके बाद ह्यूमंस धीरे धीरे आंखें बड़े हो जाएंगे, वो सही है? खास फेल वही है ना, एडेप्टेशन। धीरे धीरे क्या होता है, जो पॉजिटिव वेरिएशंस होते हैं यही एवोल्यूशन है। जो हमारी बॉडी में पॉजिटिव वेरिएशंस एक्यूमुलेट होंगे वो धीरे धीरे एडवांस होते जाएंगे, और जो डार्विन यही कहता है कि जो यूजलेस जो फीचर्स है वो धीरे धीरे गायब होते जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, अगर वो फीचर हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होगा तो वो डेवलप होगा, और नॉन अगर यूजफुल नहीं होगा तो डेवलप नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। चलो अब नोट करो। लिवर इज the largest gland of body, present at upper right side. सर क्या रिपीट कर दीजिए? Liver is largest gland of body,
full stop. It is present at upper right side of abdominal cavity. Upper right side of abdominal cavity. Next point. It is larger in male than females. It is larger in males than female. In males, it is 1.4 kg. Sorry, 1.8 kg. In male, it is 1.8 kg. And in female, it may be up to 1.5 kg. In female, it may be up to 1.5 kg. सर तो उसका Next रीजन one. क्या है? हाँ, सर इसके बड़े होने और छोटे होने का रीजन क्या है? मेल्स को भैया एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, ये चक्कर है। और ब्रेन भी बड़ा होता है, हार्ट भी बड़ा होता है, मैक्सिमम पार्ट्स मेल के बड़े होते हैं फीमेल के कंपैरिजन। सर हाँ सर, तो पहले के मतलब हजारों करोड़ों साल पहले सर जो हंटर्स और गैदरर्स थे वो दोनों मेल ही हुआ करते थे। हंटर और गैदरर ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? नहीं सर, आपने मतलब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो वो एकदम से तो नहीं हुआ होगा ना, मतलब टाइम नहीं, फिजियोलॉजी दोनों की बॉडी की फिजियोलॉजी अलग है ना, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है मेल्स में। सर मतलब फीमेल में मेटाबॉलिक रेट कम इवोल्यूशन है या फिर? हाँ, फीमेल की मेटाबॉलिक रेट कम होती है, मेल्स की ज्यादा होती है। सर इसका रीजन भी इवोल्यूशन है या फिर कुछ और ही है? पता नहीं यार, मतलब ये कुछ ऐसा ही होगा, एवोल्यूशनरी ही होगा। हाँ सर, तभी मैं पूछ रही हूँ सर, जो एनर्जी चाहिए होती थी सर तो वो पहले से ही डिसाइड हुआ होगा ना, मतलब इवोल्यूशन जब हुआ था तब क्या कहते हैं, जब जो आप हंटर समझ गए ना, हंटर और गैदरर जो मतलब हाँ, वो हाँ, मतलब मार के खाने आने वाले जो लोग थे। ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसमें हंटर सिर्फ मेल ही होते हैं? सर मैं आपसे पूछा था कि क्या कहते हैं एनर्जी क्यों चाहिए होती है मेल को ज्यादा, आपने बोला था वो पहले ऐसे ही रहा हो। मैंने बोला ना मेटाबॉलिक रेट हाई होती है, मैंने ये बोला। सर तो वो भी एवोल्यूशन के साथ है। मेटाबॉलिक रेट इट डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी। मेल्स और फीमेल्स के बहुत सारे फंक्शंस डिफरेंट होते हैं ना, इसलिए। अच्छा, ओके सर। सर हाँ, फिर वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी भी तो हजारों सालों बाद उनकी एक्टिविटीज को वो सूट करने के लिए बना होगा। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। और बॉडी की धीरे, यही एवोल्यूशन है यार, धीरे 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 धीरे। एनिमल एक दिन में नहीं डेवलप होता, कोई भी एनिमल एक दिन में नहीं डेवलप होता। जो एनिमल डेवलप उनको लाखों साल लग गए। आप पढ़िए कि ह्यूमंस को डेवलप होने में कितने लाख साल लगे। चिंपांजी से मैं वही बोला कि पूरा क्रोनोलॉजी आप पढ़ो कि आपको ह्यूमन होमो सेपियन से लेकर के मतलब रामापिथेकस से लेकर के आकर होमो सेपियन सेपियन बनने में कितने हजार साल लगे। तो इस ड्यूरेशन में हुआ क्या? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुए, एनाटॉमी चेंज हुई, फिजियो मेटाबॉलिक रेट चेंज हुई, ठीक है ना? यस सर। सर ये तो फिर पहले भी ये कैसे डिसाइड हुआ कि गर्ल्स उतना क्या कहते हैं बाहर का वो वाला एक्टिव काम नहीं करता है इसीलिए उनका मेटाबॉलिक कम हुआ, ऐसा कुछ हुआ था पहले? देखो अब वैसे ही है यार, खास पे हम अगर गुफाओं में रहने लगे तो हमारी मेटाबॉलिक रेट गिर जाएगी, हम बाहर जंगलों में रहने लगे हमारी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी। तो हमारी बॉडी की सर तो मैंने यही तो सर पूछा था कि सर फीमेल सिर्फ अंदर रहा करती थी गुफा के, आपने उसको टर्न कर दिया। नहीं, ऐसा हुआ नहीं हो, मतलब इस बात की इंश्योरिटी क्या है यार, ये तो कोई नहीं जानता ना कि सर हंटर तभी तो मैं पूछ रही थी, मेटाबॉलिक का अलग मतलब रीजन हो सकता है, एनर्जी का अलग रीजन हो सकता है। ऑर्गन्स का जो साइज डेवलप हुआ ना वो धीरे धीरे उनके बॉडी की फिजियोलॉजी के बेसिस पे डेवलप हुआ, ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं सर, वो कैसे डिसाइड हुआ कि मेल ही जाके वो मारेगा और
घर में खाई। ये ऐसा कोई डिसाइड, ये तो यार सोशल सिस्टम है। जब ह्यूमन अगर सर वो डिसाइड नहीं हुआ तो फीमेल भी तो जा सकता था, फिर फीमेल में भी तो मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा होना चाहिए था। देखो भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि मेल में मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होती है, ठीक है, खास फेल है ना, और फीमेल में मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो कम होती है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है? मेल की फिजियोलॉजी अलग है, फीमेल की फिजियोलॉजी अलग है मेरे भाई। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज में होते हैं, फीमेल्स को एक बार एनर्जी लूज करनी होती है, मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस एनर्जी लूज होती है। तुम समझते हो कि उन्हें कितना, मतलब कितना डीप समझने की कोशिश करनी पड़ेगी? तुम नहीं समझ रहे हो यार, इसमें इतना बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब समझो बात को, ठीक है। अब फीमेल्स को 28 डे में एक बार एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मेल्स को कंटिन्यूअस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, हार्ट रेट जो मेल्स की वो ज्यादा है। क्यों हार्ट रेट ज्यादा है? क्योंकि मेल्स में गोनेडोट्रोपिन नाम के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, फीमेल्स में गोनेडोट्रोपिन नहीं सीक्रेट होता है, जो मैस्कुलाइन हार्मोन्स होते हैं। तो मैस्कुलाइन गोनेडोट्रोपिन नहीं सीक्रेट होते हैं, तो फीमेल्स की हार्ट रेट जो है वो लो होती है। जब फीमेल्स की हार्ट रेट लो होगी तो उसको हार्ट को कम पंप करना पड़ेगा, जब वो कम पंप करेगी तो उसको एनर्जी कम चाहिए होगी। अब तुम कहोगे कि मेल्स की मेटाबॉलिक रेट इसलिए हाई, वो हंटिंग करता था। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मेल्स में एंड्रोजन सीक्रेट होते हैं, इसलिए उसकी मेटाबॉलिक रेट हाई है। मेल्स की बॉडी ज्यादा हीट अप होती है, ज्यादा गर्म होती है। फीमेल्स की बॉडी कंपैरेटिवली कूलर होती है। व्हाई? क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक रेट मेल में ज्यादा है। अब हार्मोन्स कहां से आए? हार्मोन जीन से आए। जीन्स कहां से आए? एक्स और वाई क्रोमोसोम से आए। तो वाई क्रोमोसोम फीमेल में नहीं पाया जाता, इसलिए उसमें जीन्स नहीं पाए जाते। जब उसमें जीन्स नहीं पाए जाते तो उसमें एंड्रोजन नहीं सीक्रेट होते। जब एंड्रोजन नहीं सीक्रेट होते तो मेटाबॉलिक रेट उसकी स्लो होती है। आप समझ आया? इट इज नॉट दैट मच इजी एज मच इजी यू थिंक। ऐसा थोड़ा ना होता है यार। अब बताओ, समझ आया? यस सर, अच्छे से आया सर, आप ऐसे यस सर, समझ आ गया सर। तुम लोग, अब ये अगर मैं इतनी कहानी लेके बैठूंगा तो सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ये बात तुम लोग कब समझोगे, ये बताओ मुझे पहले। और याद रखना, मेरा भी मैं जिस दिन कंप्लीट करूंगा ना, उस दिन यूनिट का टेस्ट मैं वीडियो ऑन करके लूंगा, फिर तुम बताना। क्वेश्चन उस दिन मैं पूछूंगा, ठीक है ना? इसके लिए भी रेडी रहना तुम लोग, ओके ओके सर। ठीक है ना? आई हैव नोटेड इट डाउन, ठीक है? तैयार है ना भैया? हैं? बिल्कुल सर। यस हाँ, सर, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लो। तीसरी क्लास है और अभी ये पूरा नहीं हो पाया। एग्जाम का भी तुम लोगों के सर अभी बहुत टाइम है। बहुत टाइम नहीं, पूछना, निष्कर्ष जी मुझसे पूछते रहते हैं कि सर एग्जाम तक सिलेबस हो जाएगा? दिसंबर सिलेबस के भी करवाना है। सर दिसंबर के मतलब सेकंड वीक। 13th को। खास फेल का तो है ना नवंबर में? क्यों खास फेल? यस सर। फिर चलो निको नोट करो। मैमेलियन लिवर हैव कफर सेल। क्या होती है? कफर सेल्स। काम की चीज लिखो और उसको अंडरलाइन करो। मैमेलियन लिवर हैव कफर सेल्स, दे आर फैगोसाइटिक। मतलब मैमेलियन लिवर में इस सीक्रेशन के अलावा कुछ सेल्स पाई जाती हैं। वो क्या करती हैं? आने वाले बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजन को खा जाती हैं। उनको अपन कफर सेल्स कहते हैं, ठीक है? सो मैमेलियन लिवर हैव कफर सेल्स, they are phagocytic, they eat dead WBC, they eat dead WBC, RBC and bacteria. They eat dead WBC, RBC and bacteria. Next, liver also have fat storage cell. Liver also have fat storage cell and hepatic cell. Comma, bile is secreted by hepatocyte cell. Bile is secreted by hepatocyte cells.
Next point, gallbladder is a pear shape, pear मतलब नाशपाती वाला, a pear shape structure attached to posterior surface of liver. It store bile juice. सर अटैच टू के बाद से रिपीट कर देंगे. Attached to posterior surface of liver. It store bile. Next point, note करके लिखेंगे. Note, rat and horse do not have gallbladder. Function of bile. सर एक बार शुरू से रिपीट कर दीजिए. Rat and horse do not have gallbladder. सर हाँ, तो वैसे ये बाइल को गॉल ब्लैडर में स्टोर करने की जरूरत क्या पड़ेगी? आपने बताया कि लिवर में मतलब ऐसा कोई स्पेस नहीं होता है. सर तो इवोल्यूशन के साथ डेवलप क्यों नहीं हुआ? क्या डेवलप नहीं हुआ? बाइल को स्टोर करने की जगह लिवर के अंदर. किन में? मैमल्स में सब में होता है, रैट में और हॉर्स पर में नहीं होता. नहीं सर, मैंने पूछा था कि गॉल ब्लैडर में ही क्यों स्टोर होता है बाइल, लिवर में क्यों नहीं होता? तो आपने बताया था कि लिवर में ऐसा कोई साथ स्पेस नहीं होता है. सर हाँ, तो ये के साथ डेवलप क्यों नहीं हुआ कोई स्पेस बाइल, मतलब अलग से ऑर्गन बनाते हैं? अब देखो ना, क्या देयर इज सम कंपार्टमेंट व्हिच हैव ऑलरेडी टेकन रिस्पांसिबिलिटी. ठीक है, तो लिवर पे इस चीज का प्रेशर ही नहीं आया कभी. किसी ने इस बात की रिस्पांसिबिलिटी ऑलरेडी से ले ही रखी है. और लिवर हैव मल्टीपल फंक्शन. बॉडी का जो बिजिएस्ट ऑर्गन है दैट इज लिवर. ब्रेन में नहीं है? नॉट एट ऑल भाई, लिवर इज बिजिएस्ट ऑर्गन. एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म. हाँ सर लिवर रात को भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं. हाँ ऑब्वियसली. सर हाँ, रैट और हॉर्स में डाइजेशन का रेट बहुत स्लो होगा सर. नहीं, उनकी मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होती है. तो उनमें बहुत स्पीड से सिक्रीशन होता है, बहुत स्पीड से डाइजेशन होता है. तो आपने कहा गॉल ब्लैडर जिसमें नहीं होता है उसमें रेट ऑफ डाइजेशन कम हो जाता है. सर हेलो. हाँ, एक मिनट रुकना. ठीक है, अब देखो, चलो नोट करो. Bile have pH value 8.6. सर वो काफी सर इसके पहले भी पॉइंट था. हाँ, फर्स्ट पॉइंट है. Bile have pH value 8.6. Full stop. The bile stored in gallbladder. Will have pH value 7.6. Next point. About 500 to 1000 ml of bile is secreted by liver in a day.
ठीक है। बाइल जूस कंटेन बाइल सॉल्ट, बाइल जूस कंटेन बाइल सॉल्ट। अब बाइल सॉल्ट क्या क्या होता है? बाइल सॉल्ट इज मेड अप ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टाउरोकोलेट, that help in digestion of fat, in small intestine by emulsification, by emulsification। ठीक है। यस सर। यस सर। और लिवर के बाकी और बहुत सारे फंक्शन है वो लेकिन वो एज ए ग्लैंड लिवर के फंक्शन है ना। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पैंक्रियास। पैंक्रियास, अब पैंक्रियास का डायग्राम तो हमने इसी के साथ बना ही लिया है। अब देखिए पैंक्रियास के फंक्शन समझ लेते हैं। अब देखो पैंक्रियास में भी कई तरह की सेल्स पाई जाती है ना, तो थोड़ा सा मैं पैंक्रियास की सेल्स आपको बताता हूँ। तो देखो पैंक्रियास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हम पैंक्रियास की थोड़ी सी सेल निकाल के देखते हैं। तो पैंक्रियास की जो सेल्स होती हैं इनमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसमें तीन कैटेगरी की सेल पाई जाती हैं। कुछ ऐसी सेल्स मौजूद हैं, इनको हम लोग कहते हैं डेल्टा सेल। कुछ और बड़ी सेल्स मौजूद हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं बीटा सेल्स। कुछ और सेल्स मौजूद हैं, इन्हें बोलते हैं अल्फा सेल्स। ठीक है, तो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, इन तीनों को मिलाकर के हम लोग कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होती है, ये इसका फंक्शन होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन बोले तो इसका फंक्शन होता है हार्मोन का सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीशन, जिसका कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है डाइजेशन में। लेकिन साथ में इसी के साथ में कुछ और सेल्स का ऐसे गुच्छा पाया जाता है, क्लम। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सेल्स ऐसे होती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं पैंक्रेटिक एक्नी। सर इसके बगल में एकदम
चारों तरफ, इसके अंदर बगल में नहीं, सिर्फ चारों तरफ। पैंक्रेटिक एक्नी बिल्कुल चिपकी हुई चारों तरफ। दिस हैव एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन बोले तो एंजाइम सीक्रेट करती है। इट हैव टू डू विद द डाइजेशन। तो ये क्या करती है, इट सीक्रेट पैंक्रेटिक जूस। ये पैंक्रेटिक जूस सीक्रेट करती है। अब पैंक्रेटिक जूस क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है? सर वो क्या है, ACINI? हाँ, ACINI, एक्नी। अब पैंक्रेटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, देखो ये मैं बताता हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पेप्टाइडेजेस, elastases, pancreatic alpha amylases, amylases, pancreatic alpha amylases, DNAs, RNAs, इतने सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। सर पेप्सिनोजन नहीं होता है? पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म। ओके सर। सर ये आइलेट ऑफ लैंगरहांस का आपने बोला कि एंडोक्राइन फंक्शन होता है, हार्मोन सेक्रेशन का डिजेशन में कोई रोल नहीं होता है सर, लेकिन ये तो इंसुलिन वगैरह सीक्रेट करते हैं जो। हाँ, तो ये एंडोक्राइन पार्ट है ना, हार्मोन्स में आता है ना वो। तो सर नहीं, लेकिन सर वो भी कहते हैं ग्लूकोज लेवल वो क्या? बैलेंस करने में। सर ग्लूकोज लेवल बैलेंस करने में वो करते हैं ना, मतलब वो तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मैनेज करता है। तो उसको एब्जॉर्प्शन नहीं कहेंगे? नहीं, सर एब्जॉर्प्शन नहीं, जैसे वो ग्लूकागॉन तो होता है। फॉर्म, वो तो यार ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, फॉर्म चेंज कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कहाँ हुआ? ग्लूकागॉन का फंक्शन नहीं होता है कि वो सेल्स को हेल्प करता है ग्लूकोज अंदर लेने में, न, वो तो absorb करने में। लीवर में वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता, सिर्फ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन तो काम ब्लड का हो गया। ओके सर। ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, है ना। ये भी काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। पेप्टाइडेजेस एमिनो एसिड का, वही प्रोटीन का, है ना। एमाइलेजेस कार्बोहाइड्रेट,
डीएनए डाइजेस्ट करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा। सर डीएनए का डाइजेशन मतलब? भैया हम सेल खाते हैं, सेल में डीएनए होता होगा कि नहीं होता होगा, बताओ। हाँ सर, नहीं मतलब जैसे ये बाकी चीजें ये तो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बन रही है, तो ये डीएनए आरएनए में क्या होता होगा, इनमें भी वही होता है? क्या क्या समझा नहीं, कैसे? सर जैसे ये काइमोट्रिप्सिनोजन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को सिंपलर प्रोटीन्स में ब्रेक करता है, अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। हाँ सर तो ये डीएनए भी वही कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक होता है? नहीं, डीएनए तो कई चीजों का कॉम्प्लेक्स है ना, शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस और फॉस्फेट, इन तीनों को ब्रेक करेगा डीएनए। फिर पेंटोज शुगर अलग से बन जाएगी। पेंटोज शुगर जब शुगर में कन्वर्ट हो गई तो फिर काम आ जाएगा वो ये इसका क्या बोलते हैं, जितने ये एमाइलेजेस का काम आ जाएगा। अच्छा, मतलब इसमें जीन वीन का सर कोई चक्कर नहीं है ना? नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है। यस अब देखिए नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। हमारे इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड होती है, आमना एंडो और एंडोक्राइन होता है कि हमारी वो ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। सर और वो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन लिखा था, हाँ एंडोक्राइन और मुझे कुछ और एक्सोक्राइन। दिख रहा था। नहीं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अच्छा, फिर वो पता है सर, वो पता है। हाँ वो ठीक ठीक। अब देखो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है ना। सर हाँ सर आपने वो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या बताया था? सोडियम बाइकार्बोनेट तो एल्कलाइन बनाता है मीडियम को। ओके सर। अब देखो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड होती हैं बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती हैं। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में हाँ सर पैनक्रियाटिक लिपेज का क्या था? वो फैट को डाइजेस्ट करने का काम। ओके सर और काइमोट्रिप्सिनोजन? प्रोटीन। थैंक यू सर। ठीक है, लो इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब देखो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड होती हैं कुछ ऐसी होती हैं। सर ये कौन से इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं? बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ डाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है, हम पढ़ चुके हैं। लार्ज इंटेस्टाइन डू नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन, उसका सिर्फ फंक्शन एब्जॉर्प्टिव है। तो ये हमारी इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर की उसकी लेयर है, विलाई वाली लेयर, और उसमें देखो ये ऊपर से इसकी लेयर हो गई। सर ये क्या करा आपने? वेट कुछ नहीं करा, देख रहा था इंटेस्टाइनल ग्लैंड का डायग्राम तो नहीं पड़ा मेरे पास, नहीं है। सर नहीं दिख रहा है इसको, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। आ गया सर। दिख रहा है सर। ये हमारे इंटेस्टाइन का डायग्राम। यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो ग्लैंड्स हैं इन ग्लैंड को हम बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड। सर ये आपने किसका डायग्राम बताया? ये इंटेस्टाइन का डायग्राम। अच्छा, एक पार्ट का। हाँ, तुम्हें क्या लगा पूरे इंटेस्टाइन का है? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, ये म्यूकस प्लस
एंजाइम सीक्रेट करती है, ठीक है। कौन? ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो ग्लैंड्स है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाई है ना, सब बना तो ग्रैनुलर एपिथेलियम को होगा। इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिब्रकुन। क्रिप्ट ऑफ लिब्रकुन ये क्या करती हैं? क्रिप्ट ऑफ जो लिब्रकुन है ये सीक्रेट करती हैं, ये भी म्यूकस सीक्रेट करती हैं, और म्यूकस के साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसका, ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, नीचे वाला जो पार्ट है ये सीक्रेशन का काम करता है। तो ये विलाई है। तो विलाई दो तरह से फंक्शन करती है, एब्जॉर्प्टिव और सीक्रेटिव। तो ऊपर वाला एब्जॉर्प्शन और नीचे वाला सीक्रेशन, ठीक है। हाँ सर। अब जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है ये इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है ना। तो जो आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड है दे सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। सर हाँ ये पूरा विलय है ना? हाँ, ये पूरा विलाई है, ये एक विलाई है, ये दो विलाई। सर ऊपर वाला ही विलय है या साथ में नीचे वाला भी? अरे मालिक, दोनों विलाई है, ये पूरा विलाई है। विलाई दो हिस्से में डिवाइडेड है, ऊपर वाला एब्जॉर्प्शन का काम करता है, नीचे वाला सीक्रेशन का। यही तो बोला मैंने। इसी इंटेस्टाइनल जूस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सकस एंटेरिकस कहते हैं इसी को। यस यू सकस एंटेरिकस। तो दिस इज कॉल्ड सकस एंटेरिकस, है ना। किसको बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को ही बोलते हैं। पीएच वैल्यू कितनी होती है? यहां पे इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.8, ठीक है। कितना सीक्रेट होता है? 2000 ml से लेकर के 3000 ml पर डे सीक्रेट होता है, ठीक है। नोट कर लिया सर? यस सर। सर ये सेंट्रिकस एक और बता दीजिए। इंटेस्टाइनल जूस को सकस एंटेरिकस कहते हैं और कुछ नहीं, इसी का दूसरा नाम है इंटेस्टाइनल जूस है। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में? सर एक बार माल्टे स्लाइड लगा दीजिए दोबारा प्लीज। सर डन। फर्स्ट दे सीक्रेट माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? ये माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज। सेकंड एंजाइम आइसोमाल्टेज। ये आइसोमाल्टेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज। फोर्थ लैक्टेज, लैक्टोज टू ग्लूकोज। फिफ्थ अल्फा डेक्स्ट्रिनेज,
अल्फा मतलब डेक्स्ट्रिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सर ये सुक्रोज तो फ्रक्टोज से बना होता है ना? यस सर। क्या सुक्रोज को? सर सुक्रोज तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का होता है, लैक्टेज भी गैलेक्टोज से भी बना होता है सर, तो सर ग्लूकोज ही बाहर निकलता है। हाँ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों सर तो आइसोमरी तो थे, भूल गए? सर तो फ्रक्टोज का भी ग्लूकोज में। हाँ और सर ये लैक्टोज का क्या, वो तो गैलेक्टोज भी बनता है, मतलब गैलेक्टोज का भी बना होता है मतलब। लैक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर गैलेक्टोज से ग्लूकोज में ब्रेक होगा। ओके, अच्छा अभी मतलब आपने आधे दिखाया सर। मैं डायरेक्ट इसका एक्शन लिख पा रहा हूँ, करता क्या, फाइनल प्रोडक्ट क्या देता है। ओके ओके सर। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। एमिनो पेप्टाइडेजेस पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। डाइपेप्टाइडेजेस डाइसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड। नाइन न्यूक्लियोटाइडेजेस न्यूक्लियोटाइडेजेस न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है। 10 न्यूक्लियोसाइडेजेस न्यूक्लियोसाइड को बेस प्लस पेंटोज शुगर में कन्वर्ट करता है। 11 लाइपेज फैट को फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। दैट्स इट। हेलो। क्या करना पड़ेगा? हाँ इसमें हेलो। है क्या, कुछ तो नहीं है? सर हाँ बताइए जी, बताइए। सर पेंटोज सॉरी बेस ऑफ पेंटोज का क्या मतलब सर? बेस उसका मतलब एल्कलाइन। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस और पेंटोज से मिलकर बना होता है। अच्छा सर ये एंजाइम्स हो गए कि अभी और भी हैं? एंजाइम्स हो गए, एब्जॉर्प्शन रह गया मेरा। मैं सोच रहा था कि आज खत्म कर देता, अगर एब्जॉर्प्शन हो जाना चाहिए था आज कायदे से। अब एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट क्लास में कराना पड़ेगा, 15 मिनट और लगेगा। सर कल तो है नेक्स्ट क्लास सर, कर लेंगे सर। हाँ कर तो लेंगे, ठीक है। डन हो गया, कर लिया सबने? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एब्जॉर्प्शन करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। चलो बाय Bye, बाय, sir. वेलकम, बाय, गुड नाइट। बाय सर।